आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स पार्ट सेकंड, जो कि हमारा केमिकल बॉन्डिंग होने वाला है। आज का ये पहला लेक्चर, आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग आखिर होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, इनमें कितनी कितनी बॉन्डिंग बनती है, साथ ही साथ इसमें आयनिक बॉन्ड के बारे में टोटल आपको बताया जाएगा। ध्यान से समझिएगा आज के लेक्चर में आयनिक बॉन्ड के बारे में, प्लस में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में या किसी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में, जब एटम होगा या फिर मेटल होगा या फिर नोबेल गैसेस होंगे, तीनों के लिए कंडीशंस क्या क्या होने वाली हैं टोटल आज के लेक्चर में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ए केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग डालेंगे हेडिंग केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड, सबसे पहले हम इसी के बारे में पढ़ लेते हैं। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the force of attraction which holds atoms or ions। कई लोग सिर्फ आयन बोलकर रह जाते हैं, जैसे सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, सोडियम पॉजिटिव है, क्लोराइड नेगेटिव, तो सिर्फ इतना बोल के रह जाते हैं, बट इतना है नहीं। आयंस आर एटम, एटम को एज वेल एज आयन, which holds atom or ions together, साथ साथ together, मतलब the force of attraction, ऐसा force of attraction जो कि एटम अथवा आयन को साथ साथ बांधे रखता है in a molecule, in a molecule is known as chemical bond। केमिकल बॉन्ड, ये हमारा केमिकल बॉन्ड कहलाता है। मतलब यहां पर दो एटम मिलके या फिर दो आयन मिलके एक मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, जो कि बेसिकली हमारा केमिकल बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। मतलब ऐसा बॉन्ड जिसमें ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि बॉन्ड तभी बनेगा जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन टू एटम्स या बिटवीन टू आयंस। ऐसा मत कर दीजिएगा एक आयन एक एटम, मतलब बिटवीन टू एटम्स और बिटवीन टू आयंस, दोनों में चाहे जो बोलिए, चाहे बिटवीन टू एटम्स बोलिए चाहे बिटवीन टू आयंस। टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल सच बॉन्ड इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। ये बॉन्ड हमारा क्या कहलाता है? केमिकल बॉन्ड कहलाता है। अगर बात की जाए केमिकल बॉन्ड क्यों जरूरी है, कोई भी एटम या फिर आयन केमिकल बॉन्ड बनाना क्यों चाहता है, कारण क्या है कि वो केमिकल बॉन्ड बनाना चाहता है, उसका कारण देख लेंगे कि वाई। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया कि वाई केमिकल बॉन्ड इज नेसेसरी फॉर ऑल एटम और ऑल आयन। सभी आयंस या फिर सभी एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाना चाहते हैं? अभी आप समझिएगा, आप हमेशा स्टेबल होना चाहते हो कि नहीं स्टेबल होना चाहते हैं? स्टेबल होना चाहते हो या नहीं ना? जैसे सपोज दैट एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए। आप कोचिंग जाते हो, आपके घर से 5 किलोमीटर दूर कोचिंग, फिर आपको कॉलेज जाना हुआ, कोचिंग से 10 किलोमीटर दूर कॉलेज, फिर आपको घर आना हुआ, कॉलेज से लगभग मान लो 5-7 किलोमीटर पड़ गया फिर से घर ना, ऐसा कुछ हो गया। तो आप उसमें ज्यादा खुश रहोगे जगह जगह दौड़ने में, या आप कॉलेज जाओ, वहां पर कोचिंग भी चले, कॉलेज भी पढ़ो, चले आओ घर पे? ये बात तो सही रही ना सर। सब लोग स्टेबिलिटी होने की कोशिश करते हैं, या कोई ऐसी जॉब भी नहीं करना चाहता कि आज उस जगह पर जॉब रहे, कल हमारा उस जगह पर ड्यूटी लगे, परसों उस जगह पर। ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं करना चाहेगा। एक जगह पर कांस्टेंट, मतलब स्टेबल होना चाहता है। आप लोग भी जैसे मान लो पढ़ रहे हो, हमसे पढ़ रहे हो तो हम ही से पढ़ना चाहोगे, या किसी और टीचर से पढ़ रहे हो तो उसी टीचर से पढ़ना चाहोगे। सोचोगे भले वो फिजिक्स ही पढ़ा रहा है, सोचोगे फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों पढ़ा देता तो ज्यादा मजा आ जाता है ना। होता है ऐसा कि नहीं होता? होता है ऐसा। स्टेबिलिटी बनाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी। तो वैसे ये भी चाहे जो एटम्स हो चाहे जो आयंस हो, वो स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। टू गेन, पहला पॉइंट ये बताता है, टू गेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए ये केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा,
अब स्टेबिलिटी प्राप्त कैसे करेंगे? बिहेव्स लाइक एज नोबल गैस, जब ये नोबल गैस की तरह व्यवहार करेंगे तब ये स्टेबिलिटी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो नोबल गैस होती हैं उनके पास पर्याप्त मात्रा में है इलेक्ट्रॉन्स, उनको और इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। जब आप उसे इलेक्ट्रॉन दोगे तो इसे एनर्जी भी देनी पड़ेगी, अभी आगे समझाएंगे हम। वैसे तो इलेक्ट्रॉन जब देते हो तो एनर्जी रिलीज होती है, बट जब नोबल गैस को देते हो इलेक्ट्रॉन तो उसको एनर्जी भी देनी पड़ती है, तभी लेगा वो, अदरवाइज नहीं लेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास इलेक्ट्रॉन है, उसकी कोई गर्ज नहीं इलेक्ट्रॉन लेने की। अगर आप दे रहे हो गर्ज आप क्यों हुई, कुछ ऐसा समझिए, अभी आगे समझाएंगे हम। तो यहां पर स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए जितने भी एटम्स होंगे या जितने भी आयंस होंगे वो केमिकल बॉन्ड का निर्माण करते हैं। और स्टेबिलिटी कब प्राप्त करेंगे? दूसरा पॉइंट, टू गेन प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन like as नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जैसा व्यवहार करने के लिए ये केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, नोबल गैस की तरह बन जाएंगे, ऑलरेडी स्टेबल हो जाएंगे। मतलब आपको बताया गया कि जब ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि किसी भी दो मॉलिक्यूल्स या दो एटम्स के बीच में लग करके ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो किसी भी दो एटम्स या दो आयंस के बीच में लग के एक मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है, सच बॉन्ड इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है? कोई भी आयंस या कोई भी एटम्स तब केमिकल बॉन्ड बनाना चाहता है क्योंकि वो बिहेव्स लाइक एज गैसियस एटम, वो इनर्ट गैस की तरह व्यवहार करना चाहता है। ये इनर्ट गैस की तरह या नोबल गैस जो बोलो, चाहे नोबल गैस बोले या इनर्ट गैस बोले, उनकी तरह व्यवहार करने की कोशिश करता है, इसलिए वो बनाता है हमारा केमिकल बॉन्ड। दूसरी चीज ये बोली जाए, एनर्जी अगर आपके पास ज्यादा है तब आप ज्यादा स्टेबल रहोगे, या एनर्जी कम है तब ज्यादा स्टेबल रहोगे। एनर्जी कम होगी तब ज्यादा स्टेबल रहोगे। आपके पास एनर्जी है, आप सुबह सुबह उठे, आपको कोई कह दिया जाए कि एक कुर्सी लेकर बैठ जाओ, बैठना चाहोगे? नहीं, उछलोगे, कूदोगे, भागोगे, इधर घूमोगे उधर घूमोगे। एनर्जी आपके पास ज्यादा है ना, नहीं कुछ कर पाओगे तो जोर जोर से चिल्लाओगे। एनर्जी आपके पास ज्यादा है, आप स्टेबल नहीं रह सकते, इम्पॉसिबल। अभी आप सुबह सुबह उठिए, बेसिकली आप एक दिन ट्राई कीजिएगा, एक दिन छुट्टी लेकर के, मतलब जैसे कॉलेज स्कूल कोचिंग नहीं जाना है तो एक दिन आप लोग ट्राई कीजिए, मान लो रविवार का दिन है, सुबह सुबह उठे और एनर्जी आपके पास पूरी पर्याप्त रहती है। सुबह सुबह आपको 3 घंटे बैठना पड़ जाए एक चेयर लेकर के, बहुत बोरिंग फील होगा, बहुत बोरिंग फील ना, आप नहीं रह सकते। लेकिन वहीं पर अगर आप थके हुए हो 8-10 घंटे की नींद ले लेते हो बढ़िया से, चाहे दिन हो रात हो कुछ भी हो, नींद ले लेते हो पर्याप्त। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी खत्म है। एनर्जी कम होगी स्टेबल ज्यादा रहोगे, एनर्जी ज्यादा रहेगी स्टेबल कम रहोगे। एनर्जी ज्यादा होगी तो कोचिंग कहीं भी रहेगी, कॉलेज कहीं रहेगा, रूम कहीं रहेगा और मान लो फिर से कोचिंग जाना होगा तो आप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एनर्जी है, घूमने में मजा आएगा। एनर्जी कम रहेगी, दौड़ भाग कम कर सकते हो। एनर्जी कम रहेगी स्टेबल ज्यादा होगी। सेम लाइक एज एटम्स और आयंस, एनर्जी ज्यादा रहती है तो स्टेबल कम होते हैं, कम स्टेबल होते हैं। एनर्जी कम रहेगी तो स्टेबल ज्यादा रहते हैं। मतलब नोट पॉइंट में आप करके लिख लेंगे, एनर्जी इज इन रेसिप्रोकल ऑफ, एनर्जी इज रेसिप्रोकल ऑफ स्टेबिलिटी। यहां से आपको मिल रहा है एनर्जी बढ़ाइए स्टेबिलिटी घटेगी, स्टेबिलिटी बढ़ाइए एनर्जी घटेगी। ये चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि एनर्जी अगर ज्यादा होगी स्टेबिलिटी कम होगा, स्टेबिलिटी अगर ज्यादा होगी तो एनर्जी कम होगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड।
केमिकल बॉन्ड बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इंटर एटॉमिक एंड इंटर मॉलिक्यूलर। फर्स्ट इंटर एटॉमिक केमिकल बॉन्ड, सेकंड इंटर मॉलिक्यूलर केमिकल बॉन्ड। जो इंटर एटॉमिक होते हैं ये बेसिकली मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कोवैलेंट बॉन्ड, सेकंड आयनिक बॉन्ड, थर्ड होता है हमारा मेटेलिक बॉन्ड। ठीक, कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड। अब अगर कोई कहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है तो वो छोटा भाई है इसका। कोवैलेंट में प्रकार में पढ़ोगे उसका प्रकार होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसमें आप समझोगे। एंड बेसिकली मतलब मेनली जो टाइप है ये 3 टाइप के हैं। इंटरमॉलिक्यूलर में मेनली 2 टाइप के हम पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या मेनली 2 टाइप के ही होते हैं, और भी होते हैं बट ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वही हम बता रहे हैं। फर्स्ट वंडरवाल बॉन्ड, इसको लिखोगे वंडरवाल बॉन्ड या वंडरवाल फोर्सेस बोल सकते हो। एंड सेकेंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग नोट कर लीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ए आयनिक बॉन्ड। आज हम आयनिक बॉन्ड के बारे में कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। सो यहां तक नोट डाउन करेंगे सब बच्चे, नोट डाउन करिए। आयनिक बॉन्ड पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना होगा कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। कि आयनिक बॉन्ड पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए ऑक्टेट रूल के बारे में। ऑलरेडी आप सबको मालूम है, मुझे पता है कि आप सब लोग जानते हो, बट यहां पर कुछ वो भी बच्चे यहां पर बैठे हैं जो बेसिकली पहले से मेहनत नहीं करके आए हैं। रियली मैं बता रहा हूं, सब के सब वैसे बच्चे नहीं होते। जितने भी यहां पर लोग बैठे हैं, जितने भी लोग यहां पर पढ़ रहे हैं, सब के सब एक दिमाग के नहीं है। ऑक्टेट रूल आप सबको आता है। मैं अल्ट्रा स्पीड से एक बार वहां पर कवर करने की कोशिश करूंगा, बहुत से छोटे शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा जिससे आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना आए ऑक्टेट रूल के बारे में। हालांकि ऑक्टेट रूल क्या होता है ये ऑलरेडी सबको पता है। ऑक्टेट रूल के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सब लोग जानते हो। क्लास 10th 11th 12th में यही रटाया गया था पूरा। अब हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं ऑक्टेट रूल के बारे में। ऑक्टेट रूल यहां पर क्या होता है, ऑक्टेट रूल का पालन करने के लिए कोई भी जो एटम हो, चाहे जो भी एटम हो, आयन हो, वो इसके जैसा व्यवहार करना चाहेगा। 2 8 एक बार और यहां पर 8 हो जाता है, क्यों होता है भी हम बता रहे हैं। 18 32 एटसेट्रा ऐसे इसकी तरह व्यवहार करना चाहेगा, या तो 2 की तरह, या 8 2 10 की तरह, या 10 8 18 की तरह, या 18 2 18 36 की तरह, इस प्रकार व्यवहार करना चाहेगा। बेसिकली अगर ये इसे देखें तो ये एक प्रकार से क्या इनर्ट गैसें हैं। जैसे ये हीलियम इनर्ट गैस है, 2 + 8 नियान इनर्ट गैस है, 8 10 18 ये देखो 8 2 10 10 8 18 आर्गन, ये सब बेसिकली क्या है, इनर्ट गैस है, इनर्ट गैसेस, ये सब इनर्ट गैसेस है। तो मतलब कोई भी पार्टिकल्स, कोई भी एटम्स हो या फिर आयंस हो, वो बेसिकली किसकी तरह व्यवहार करना चाहेगा, इनर्ट गैस की तरह। और कैसे, ऑक्टेट रूल को फॉलो करके। जैसे मान लो अगर आपको बनाना हुआ सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सोडियम का होता है 11, क्या हो जाएगा इसका 2 8 1, यही तो होगा, 8 2 10 1 11। क्लोरीन का करो, इसका होता है 17 2 8 7। अब ये दोनों इन लोगों की तरह व्यवहार करने की कोशिश करेंगे। 2 8 1 है, 2 8 7 है। 2 8 7 किसकी तरह व्यवहार करना चाहिए, 2 8 8 की तरह। कारण क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन देने से अच्छा है ये 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। आपके पास 7 रुपए है, किसी के पास 1 रुपए है, तो
आप अपना 7 रुपए देकर स्टेबल होना चाहोगे या 1 रुपए लेकर स्टेबल होना चाहोगे ना? नहीं सर, हम तो दानी हैं, हम कैसे ले सकते हैं ना, ऐसा कैसी बात हो रही है। यहां पर जो एटम्स की कंडीशन में है ऐसा नहीं होता। अगर 4 से ज्यादा, बेसिकली जो अंतर आता है वो 4 पर ही आता है। जैसे कार्बन हो गया वो लेता भी है देता भी है, हाइड्रोजन हो गया वो एक्सेप्शंस है, और बाकी जितने भी हैं, अगर अभी भी हम और भी ज्यादा एक्सेप्शंस इसमें बताएंगे जहां पर हम ये ऑक्टेट रूल का लिमिटेशंस बताएंगे। तो यहां पर ये बेसिकली क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन्स को लेकर अपना ऑक्टेट संरचना पूरी करना चाहेगा, एक को लेना चाहेगा, और ये क्या करे, क्या ये 7 किसी से मांग के इसकी तरह व्यवहार करे या एक को दे करके? एक ही है, 7 कोई इसको देगा नहीं, तो ये क्यों किसी के पास क्यों जाए? ये जानता है 7 कोई देगा नहीं, एक मेरा लेने वाले बहुत है, तो एक देकर दानी क्यों ना बन जाए। तो एक ये बेसिकली दे देता है, एक ये ले लेता है। तो जब एक ये दे देता है तो ये Na+ बन जाता है, और ये के ले लेता है तो ये Cl- बन जाता है। जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तो क्या बना लेते हैं, बेसिकली NaCl। ये हुआ इसका ऑक्टेट रूल। ऐसे पोटेशियम क्लोराइड मान लो बनाना हुआ KCl, तो K का कितना होगा 19, 2, 8, 8 2 10 9, और 9 तो होगा नहीं, 2, 8, 8, 1 ऐसे होगा ना। Cl का क्या होता है ऑलरेडी आप सभी जानते हैं, 2, 8, 7, तो ये इस अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ये तो पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया, क्या बना लेता है KCl बना लेता है। बट इसके कुछ लिमिटेशंस भी है, मैं बहुत डीपली इसके बारे में चर्चा नहीं करने वाला हूं, हम आयनिक बॉन्ड के बारे में बहुत डीपली चर्चा करेंगे। तो इसको नोट कर लिए हैं, हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल कहां कहां जाकर लिमिट हो गया, ठीक, जो कि हमें आना चाहिए। ऑक्टेट रूल क्या क्या नहीं बता पाया था, ठीक। लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन क्या थी ये पढ़ने वाले हैं। लिमिटेशन ये थी कि ऑक्टेट रूल डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट द स्टेबिलिटी व्हिच हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट था उसके बारे में स्टेबिलिटी को नहीं दिखा पाया था, जबकि वो एग्जिस्ट करता है, जबकि ऑक्टेट रूल के अनुसार वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे ऑक्टेट रूल डज नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ those atom which have incomplete octet, जिसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है उसके बारे में बता ही नहीं पाता, इसके अनुसार वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, बट वो एग्जिस्ट करता है, जैसे हम बता दें एग्जांपल के लिए BeCl2 बेसिकली कैसे बनाता है, बी क्या है बेरिलियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो कितने बार आता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 ना, तो ये क्या हो जाएगा 2, होगा कि नहीं होगा। एंड क्लोरीन जो होता है ये 17 होता है, ये कितना होता है 2, 8, 7, यही तो होता है बेरिलियम, और इसीलिए Cl2 2 Cl लिखा गया, तभी तो ये इस प्रकार संरचना करता है। बेरिलियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो बेरिलियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 4 3 5 2 7, इस वाले क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब क्या करता है, इससे कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, ये इससे क्या करे कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। तो क्लोरीन का तो ऑक्टेट संरचना पूरी होगी, देखिए क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ, इस क्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। बट बेरिलियम का देखिए 2 2 4, मतलब इधर बेरिलियम के पास केवल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है, इसके अनुसार ये एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था, बट ये एग्जिस्ट करता है। इन्होंने यही तो बताया था कि जो ऑक्टेट रूल है उसमें सभी के 8 होने चाहिए, मतलब ये बिहेव्स लाइक एज किसकी तरह, इनर्ट गैस की तरह व्यवहार करने के लिए।
ये अपनी संरचना पूरी करते हैं। इनमें तो कोई 8 इलेक्ट्रॉन हुआ ही नहीं पूरा। बेसिकली इसको बेरिलियम को अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देना चाहिए था, क्लोरीन को, इसको भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देना चाहिए था, बट ये क्या करता, क्या कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। हाँ त्याग तो करता है, त्याग तो करता है। ये देखो 1 इलेक्ट्रॉन अपना इस क्लोरीन को देगा, उस क्लोरीन को दे देगा। ठीक, समझ में आया? तो ऑक्टेट रूल यहां पर लिमिट हो गया था। दूसरा कहां पर लिमिट हुआ था ऑक्टेट रूल? ऑक्टेट रूल वहां पर भी लिमिट हो गया था जिसमें एक्सपैंड ऑक्टेट बनाता था, मतलब ऑक्टेट की संख्या ही ज्यादा हो जाती थी। कैसे? ये देखो दूसरा नियम, दूसरे नियम, ऑक्टेट रूल डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ दोज एटम व्हिच हैव एक्सपैंड ऑक्टेट, एक्सपैंड ऑक्टेट, जबकि इसके लिए ऑक्टेट रूल के लिए 2, 8, 8, 18 इसी तरह होना चाहिए। बट जैसे हम बता दें एग्जांपल के तौर पे PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इसे बोलते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब देखते हैं ऑक्टेट रूल क्या ये फॉलो करेगा। फास्फोरस क्या होता है? फास्फोरस मतलब 15, 2, 8, 10 हो गए, 15 मतलब आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन। अब इससे जुड़ा कितना है? 5 क्लोरीन, और सभी क्लोरीन के पास 7-7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस क्लोरीन के पास भी 7-7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस क्लोरीन के पास भी 7-7 इलेक्ट्रॉन हैं, इस क्लोरीन के पास भी ये 7-7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, इस क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन क्या करेगा? सभी से एक एक बॉन्ड तो ये बना लिया, जिसके कारण क्लोरीन का तो अष्टक संरचना पूरा हो गया। बट फास्फोरस का देखो, फास्फोरस का कितना हुआ? इधर 5 तो थे ही, 5 और बना लिया, इधर कितना बच गए? 10 इलेक्ट्रॉन, विच इज मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। यहां पर भी ऑक्टेट रूल लिमिट हो गया था, यहां पर भी नहीं बता पाया था। देख पा रहे ना ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहां पर भी ये लिमिट हो गया था। तीसरा क्या था इसका लिमिटेशन? फटाफट से आप लोग लिखते चलिए, इसको फटाफट से लिखते चलिए, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। मतलब उसके बारे में भी नहीं बता पाया जिसमें ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट कम हुआ था, जिसमें ऑक्टेट एक्सपेंड कर गया उसके बारे में भी नहीं बताया, और नहीं किसके बारे में बता पाता वो उसके बारे में भी चलिए चर्चा कर लेते हैं। जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, कितने? ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिख लेंगे ऑक्टेट रूल डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ which have odd number of electron, odd number of electrons, जिसमें odd number of electrons हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, एक दो एग्जांपल यहां पर भी देख लेते हैं। जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, इसे बोलते हैं हम नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसमें क्या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 प्लस ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, 15 इलेक्ट्रॉन है। इसके बारे में स्टेबिलिटी नहीं बता पाया था। ऑक्टेट रूल उसी के बारे में स्टेबिलिटी बताता है जिसके लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या इवन हो, सम हो। विषम इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर आ रही है तो वो स्टेबिलिटी नहीं बता सकता था। नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब NO, कैसे बनेगा? N 1 2 3 4 5, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, 2 तो बध गए। देख पा रहे हैं ये तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, ऑक्सीजन पास। क्या नाइट्रोजन पास हुआ? 5 2 7 ही हुआ, नाइट्रोजन पास केवल 7 इलेक्ट्रॉन रह गए। अभी ऑक्टेट संरचना पूरी ही नहीं हुई इसकी नाइट्रोजन की, इसलिए ये इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और अगर देखना चाहे और भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देख सकते हैं, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड के बजाय आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी देख लीजिए, NO2 के बारे में, NO2 के बारे में। इसमें क्या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसका भी देख लीजिए। नाइट्रोजन का 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है, 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया? 16 7 23 इलेक्ट्रॉन है। इसके बारे में भी स्टेबिलिटी ये नहीं बता पाया था। इसका भी स्ट्रक्चर देख लो,
इसका भी स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसे है। इसका स्ट्रक्चर बेसिकली कुछ ऐसा बनता है, ध्यान से समझिएगा। नाइट्रोजन है कुछ ऐसा, ये रहा ऑक्सीजन जो कि डबल बॉन्ड बना लिया और इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन नाइट्रोजन का भी एक बचा रह जाता है। क्या करता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन तो है ही, ये ऑक्सीजन मान लो कुछ ऐसा दिखा दें हम ताकि कुछ अलग दिखता रहे। नाइट्रोजन का ही दोनों इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड बनाने में फॉर्मेशन करते हैं यहां पर, तभी यहां पर बॉन्ड भी बन पा रहा है, अदरवाइज नहीं बनता। नाइट्रोजन का ही दोनों इलेक्ट्रॉन, यहां पर देखो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहां था, दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बनाने का, वैसे चाहिए तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड का फॉर्मेशन करें, लेकिन यहां पर ऐसा होता ही नहीं। बॉन्ड फॉर्मिंग तभी यहां पर संभव हो पाएगा जब यहां पर नाइट्रोजन का ही दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर मिलकर के बॉन्ड फॉर्मेशन करते हो, मिलकर बॉन्ड फॉर्मेशन करते हो। तो इसके पास बेसिकली 6 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बन गए, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब देख पा रहे हैं इसमें भी 2 2 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। मतलब NO2 के बारे में, जिसे आप बोलोगे नाइट्रोजन, इसे बोलते हो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसके बारे में भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। नोट कर लीजिए। और ऑक्टेट रूल क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, बेसिकली शेप और ज्योमेट्री के बारे में भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्टेट रूल डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट द किसके किसके बारे में, अबाउट द ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब ऑक्टेट रूल के अनुसार अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल का शेप बताना हुआ, किसी भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री बतानी हो, इम्पॉसिबल, क्योंकि वो उसके बारे में एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया था। ये नहीं बता पाया था कि H2O एक बेंड आकार का क्यों हो जाता है, H2O कुछ इस तरह बेंड क्यों हो जाता है, जैसे H2O कुछ ऐसा क्यों हो जाता है, ये नहीं बता पाया था। ये नहीं बता पाया था कि जो NH3 होता है, NH3 बेसिकली ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्यों होता है। मतलब NH3 का कुछ ऐसे ही तो बनता है, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 2 5, ये कुछ ऐसा, ये कुछ कैसा शेप है, कुछ बेंड हुआ है एक बीच में, ये है हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये नहीं बता पाया था कि आपका जो मेथेन होता है CH4, ये टेट्राहेड्रल क्यों होता है, इसके बारे में भी नहीं बता पाया था। कार्बन पास 4 इलेक्ट्रॉन, बेसिकली 1 2 और 3 4, तो ये कुछ ऐसा हो जाता है, H H H एंड H। ये टेट्राहेड्रल क्यों हो गया, टेट्राहेड्रल। ऐसे बहुत सारे आप बता सकते हो शेप साइड, सबके बारे में आप जानते हो, पेंटागोनल, बाइपिरामिडल, हेक्सागोनल के बारे में, या किसी के बारे में शेप नहीं बता पाया था। हम तो एग्जांपल के तौर पे इन तीनों को बताया। शेप एंड ज्योमेट्री किसी भी मॉलिक्यूल्स की इसने बता ही नहीं पाई थी। ऑक्टेट रूल ना तो उसके बारे में एक्सप्लेन कर पाया था जिसके पास कम ऑक्टेट बचा हो, देखे थे BeCl2 वहां पर 4 ही इलेक्ट्रॉन बचा था, ना तो उसके बारे में बता पाया जिसके पास ऑक्टेट की संख्या ज्यादा हो गई हो, जैसे PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, वहां पर ज्यादा हो गई थी। फास्फोरस पास ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 से और बता दिए गए, 10 इलेक्ट्रॉन से बच गए उसकी पे। उसकी अभी ऑक्टेट संरचना पूरी नहीं हुई जब तक, जबकि 8 होना चाहिए था। लेकिन यहां पर और भी बताएंगे। तीसरा, ये इसके बारे में भी नहीं बता पाया कि जो कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हो, जैसे NO हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 17, दोनों को मिला करके, सॉरी 15, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 15 होते हैं। और इसके बारे में भी यहां पर चर्चा नहीं कर पाई क्योंकि नाइट्रोजन के पास 7 ही इलेक्ट्रॉन बचे गए, दैट्स फेल। एंड NO2
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसके बारे में भी नहीं बता पाए। इन दोनों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 23 है, जो कि ऑड नंबर है। बेसिकली ये भी हमारा एक ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसके बारे में भी चर्चा नहीं कर पाई थी। तो बेसिकली किसी भी मॉलिक्यूल्स की अगर संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऑड है तो उसके बारे में ऑक्टेट रूल लागू ही नहीं हो पाया था। ये ध्यान से समझेंगे। जैसे हमारा NO2 हो गया, ये देख पा रहे हैं, कुछ बेसिकली एग्जांपल ही हैं, आप पूरा एग्जांपल लेकर मत देखिएगा, कुछ बेसिकली एग्जांपल्स में ये फेल हो गया था। लिमिटेशंस है, लिमिटेशन। एंड ऑक्टेट रूल डज नॉट एक्सप्लेन द ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल का शेप और ज्योमेट्री भी नहीं बता पाया था। जैसे कि आप देख पा रहे हो H2O बेंड आकार का क्यों हुआ, आगे चल के हमें मालूम चला, बट ऑक्टेट रूल नहीं बता पाया था। NH3 क्यों ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हुआ, आगे चल के मालूम हुआ, लेकिन ये हमको बता ही नहीं पाया था। यहां पर रिपल्सन होता है, जब आप रिपल्सन पढ़ते हो ना, कि इलेक्ट्रॉन पेयर, जब वहां पर पढ़ते हो बॉन्ड, बॉन्ड रिपल्सन पढ़ते हो, बहुत मतलब रिपल्सन जब आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको डिटेल समझ आया जाएगा। शायद हमने सेकेंड ईयर में रिपल्सन बताया भी था, तो वो चीज होता है। एंड यहाँ पर CH4 टेट्राहेड्रल क्यों होता है, ये भी नहीं बता पाया था, ये भी यहां पर नहीं बता पाया था। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसमें रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है। बॉन्ड पेयर में कम रिपल्सन होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में ज्यादा होता है, सबसे कम बॉन्ड पेयर में हो जाता है। तो वो रिपल्सन के अनुसार डिपेंड करता है। तो ये दोनों बॉन्ड लोन पेयर थे, इसलिए इन दोनों को क्या किए, रिपेल कर दिए थे। वो आगे चल के मालूम चला, बट हमारा ये ऑक्टेट रूल नहीं बता पाया था। अब हम चलते हैं आयनिक बॉन्ड की तरफ, तो फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। हम चलते हैं आयनिक बॉन्ड की तरफ। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं, क्लियर हो रहा है कि नहीं। सो अब आप लोग हेडिंग डालेंगे आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, जो कि हमारे इस लेक्चर का रियल हीरो है, आयनिक बॉन्ड। इसके बारे में बहुत डिटेल समझने वाले हैं। आयनिक बॉन्ड बेसिकली बनता कब है, अगर आपसे पूछा जाए आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, द बॉन्ड फॉर्म्ड, मतलब बॉन्ड बनता है कब, जब कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए किसी एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, किसी एक एटम से एक अथवा एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का जब कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है, तो एक पे पॉजिटिव आ जाता है, दूसरे पे निगेटिव चार्ज, और दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा बच जाते हैं, व्हिच इज आल्सो नोन एज आयनिक बॉन्ड। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा बढ़ता है, इसलिए इसको ऑलरेडी क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी इसे कहा जाता है। मतलब ये ऐसा बॉन्ड, आप सिंपली बताएंगे आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, जब कंप्लीट ट्रांसफर होगा एक इलेक्ट्रॉन का किसी एक एटम से दूसरे एटम में, when complete transfer of one electron from one atom to another atom, then both atoms will be charged, दोनों चार्ज हो जाते हैं, एक निगेटिव चार्ज हो जाएगा, दूसरा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जो लेता है वो निगेटिव चार्ज जाएगा और जो देता है वो पॉजिटिव चार्ज जाएगा। दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा बच जाते हैं, इसलिए दो के दोनों को जो फॉर्म हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन बन रहा है, वो हमारा क्या कहलाएगा, आयनिक बॉन्ड कहलाएगा, क्योंकि आयनों के कारण ये हो रहा है। एक हमारा इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने लिया, जो जिसने दिया वो पॉजिटिव हो गया, जिसने लिया वो निगेटिव हो गया। अब ये बॉन्ड जो बन रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, आयनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आप देख लीजिए, सोडियम हो गया, इसके पास 11 एटॉमिक नंबर, 2,8,1, ये हो गया क्लोरीन 17, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, ज़्यादातर सोडियम क्लोराइड ही यूज होता है, 2,8,7। अभी आप देखोगे क्लोरीन के पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी भी होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, हम ये नहीं कह रहे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा इसकी होती है, वो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। अभी हम समझाएंगे, आने दो, टाइम आने दो, सब कुछ बताया जाएगा। क्लोरीन है 287। अब सोडियम क्या करेगा, 1 अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। सोडियम क्या हो गया, बेसिकली पॉजिटिव, और क्लोरीन क्या होगा, निगेटिव। दोनों आयनों के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है,
अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको नहीं आता है तो आप एक सिंपल सा कार्य कीजिए, कॉपी कलम बंद कीजिए, मेरा वीडियो लेक्चर बंद कीजिए, नाम स्कूल कॉलेज से घर से कटवा के घर पे बैठ जाइए। बेसिकली मैं रियल बता रहा हूं, मैं उन बच्चों को नहीं कर रहा हूं जिसको अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है बहुत बढ़िया, नहीं आता है कोई मतलब नहीं पढ़ने का, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेसिकली वेरी 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 सिंपल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब यह है कि कोई भी चार्ज बेसिकली पॉजिटिव क्या होते हैं, रिपेल होते हैं, निगेटिव रिपेल होते हैं, एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट होते हैं। इसका यही मतलब है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कार्य करता है, आपने देखा था कि जो चार्ज होते हैं पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, दूर दूर भागते हैं। निगेटिव एंड निगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, बट पॉजिटिव एंड निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये आप लोग क्लास 12th में बहुत अच्छी तरह से पढ़े हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी होता है। कोई आप एक चुंबक लीजिए, आप लोग बचपन में खूब एक्सपेरिमेंट किए होंगे। चुंबक लीजिए, जब आप चुंबक को पास लाते हो, कभी कभी ऐसा होता है, समझिए पहले, कभी कभी ऐसा होता है चुंबक में रिपल्सन हो रहा होता है, वो दूर भागता है। हम जितना पास लाने की कोशिश करते हैं वो दूर भागने की कोशिश करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हम उसे दूर ले जाने की कोशिश करते हैं, वो चिपक जाता है। कारण क्या है, एक यन ध्रुव है दूसरा यस ध्रुव है तो चिपक रहा है। एक यन ध्रुव है दूसरा अगर यन ध्रुव है, या एक यस है दूसरा भी यस है, तो वो नहीं चिपकेगा, वो दूर भागने की कोशिश करेगा। सेम पोल विल बी रिपेल्ड विथ ईच अदर एंड अपोजिट पोल विल अट्रैक्ट ईच अदर। जो अगर डिफरेंट पोल हैं तो वो अट्रैक्ट होंगे। यन है तो यस से अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव है निगेटिव से अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव से रिपेल होंगे, एंड यन से यस से रिपेल होंगे। बेसिकली यही चीज इसमें भी कार्य कर रहा है। दैट इज ए पॉजिटिव चार्ज, दैट इज ए निगेटिव चार्ज। एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे तो एक मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे, बीच में एक बॉन्ड बनेगा। तो मॉलिक्यूल क्या बना हमारा, एक कंपाउंड का हम बेसिकली निर्माण करेंगे, विच इज सोडियम क्लोराइड। एक बॉन्ड बना, तो जो बॉन्ड बना इन दोनों के बीच में, विच इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। समझ में आया, क्लियर हुआ, बढ़िया से क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं लैटिस एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी क्या होती है, या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। ये तीनों के बारे में आपको पढ़ना होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल जिसे बोलते हैं, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी क्या होती है, एंड लैटिस एनर्जी क्या होती है। तीनों एनर्जी जब आप पढ़ लेंगे तब आपको बेसिकली समझ में आएगा। सो नोट डाउन करें इसको। अब हम चलते हैं लैटिस एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में, आयोनाइजेशन एनर्जी डालेंगे। लैटिस एनर्जी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल या टू फॉर्म ए कंपाउंड। जब कोई दो एटम या फिर कोई दो आयन मिलके एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं, तो बेसिकली जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमारी लैटिस एनर्जी कहलाती है। व्हेन टू एटम और टू आयन formed a compound and that energy released to the formation of compound is called लैटिस एनर्जी। वो हमारा लैटिस एनर्जी कहलाता है। जरूरी नहीं कि आप किताबी भाषा ही बोलें, जैसे कि इससे हमें किताबी भाषा नहीं मिलेगी। आप किताब में देखिए डिफरेंट है, आप अपने मन से बेसिकली बना सकते हैं। बस बात समझिए।
लैटिस एनर्जी बेसिकली क्या होती है? जब दो एटम या दो आयन मिल करके कोई एक नया कंपाउंड निर्माण करेंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी, जो एनर्जी बाहर निकलेगी, वो हमारी लैटिस एनर्जी कहलाती है। बात समझ में आई? अगर मान लिया किसी बंदे के दिमाग में आया कि क्यों रिलीज होती है, एक्वायर क्यों नहीं होती, एनर्जी हमें देनी क्यों नहीं पड़ती, क्यों रिलीज होती है? जब भी कोई दो आयन से मिलते हैं, दो एटम से मिलते हैं, किसी कंपाउंड का निर्माण करते हैं, तो एनर्जी क्यों रिलीज होती है? हमें कैसे पता चला कि एनर्जी रिलीज ही होगी? वो एक्वायर क्यों नहीं हो सकती? बताइए, कारण कुछ होगा इसका? कारण है, कारण है। कारण क्या है? ध्यान समझिएगा। जब कोई भी चार्ज है, जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर निगेटिव चार्ज, उसके पास एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी बेसिकली ज्यादा है, तो वो स्टेबल कम है। अब समझना ध्यान से। जैसे मान लीजिए, मान लो एक हीलियम ले लो, इसके पास जीरो चार्ज, इसके पास जीरो चार्ज, ये हमारा इनर्ट गैस, इसके पास एनर्जी बहुत कम है, एनर्जी मिनिमम है, और इसका मिनिमम लिख सकते हैं एक प्रकार से, एनर्जी जो है वो मिनिमम है, और जो इसकी स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी दैट इज ए वेरी हाई, वेरी हाई, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। तो वैसे जब दो एटम है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के लिए Na+ हो गया, क्या ये भी स्टेबल है? बताओ, स्टेबल है? नहीं है। ये स्टेबल नहीं है तो एनर्जी इसकी क्या है? ज्यादा है। एनर्जी ज्यादा होगी तभी तो आप स्टेबल नहीं रह पाओगे। स्टेबल कब रह पाओगे? जब आपकी एनर्जी कम होगी। अर्थात इसकी एनर्जी ज्यादा है, स्टेबल नहीं रह सकता, क्योंकि अगर कोई भी निगेटिव चार्ज मिला उससे तुरंत रिएक्ट कर जाएगा। कोई भी निगेटिव चार्ज मिला तो उससे तुरंत ये क्या करेगा? रिएक्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये एक पॉजिटिव चार्ज है। कोई भी सिंगल निगेटिव चार्ज मिला तुरंत रिएक्ट कर लेगा। डुअल निगेटिव चार्ज मिला तो ट्वाइस ऑफ Na+ होकर के तुरंत रिएक्ट कर जाएगा। अर्थात ये एक स्टेबिलिटी एटम नहीं है, मतलब इसकी एनर्जी हाई है। और इसी प्रकार क्लोरीन की भी एनर्जी हाई, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है, वो किसी भी पॉजिटिव चार्ज को पाया उससे रिएक्ट कर जाएगा। अभी ये स्टेबल नहीं है, ये एनर्जी इसके पास बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे ही दोनों मिले, Na+ Cl- दोनों मिल करके एक कंपाउंड का निर्माण किए, दैट इज बेसिकली NaCl विच इज आल्सो न्यूट्रल। ये क्या है? एक प्रकार का न्यूट्रल है। कंपाउंड ऑलवेज न्यूट्रल होता है। कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं होता, सबको पता है। कंपाउंड पे अगर चार्ज होता, कंपाउंड फॉर्मेशन कैसे होता? कंपाउंड ऑलवेज न्यूट्रल होता है। इसके पास न्यूट्रल हो गया तो ये क्या हुआ? एक प्रकार से NaCl क्या हुआ? कौन? एक प्रकार से आप बोल सकते हो ये भी इनर्ट गैस की तरह कुछ न कुछ व्यवहार करेगा, ये स्टेबल हो गया। मतलब ये अब क्या है? स्टेबल है। स्टेबल कैसे बना? ज्यादा एनर्जी थी, अब यहां पर एनर्जी कम हो गई। कैसे कम हुई? एनर्जी कम तभी हो सकती है जब एनर्जी निकलेगी, जो एनर्जी निकली वो हमारी लैटिस एनर्जी कहलाएगी, लैटिस एनर्जी। बात समझ में आती है कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? मतलब जब दो हाईली एनर्जी वाले एटम मिल करके एक कंपाउंड का निर्माण किए, कंपाउंड ऑलवेज न्यूट्रल होता है। जब न्यूट्रल है तो मतलब बिहेव्स लाइक ए इनर्ट गैस। क्या NaCl किसी और Na से रिएक्ट करना चाहेगा? किसी पोटेशियम प्लस से रिएक्ट करना चाहेगा? किसी Cl- से रिएक्ट करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा, उसको जरूरत ही नहीं है। NaCl ऑलरेडी एक न्यूट्रल हो चुका है, उसको जरूरत ही नहीं किसी से, क्यों वो रिएक्ट करे? जब ये हाईली एनर्जी से हाईली एनर्जी, दोनों हाईली एनर्जी मिल करके एक लो एनर्जी वाले बना रहे हैं, तो मतलब इसकी एनर्जी घटी, एनर्जी निकली तभी तो घटी। तो एनर्जी जो निकलती है वो हमारी लैटिस एनर्जी कहलाती है। इसलिए ये एनर्जी जो है ये उत्सर्जित होती है, ये एनर्जी रिलीज होती है। रिलीज होगी तो इधर लिखी जाएगी, एक्सेप्ट की जाएगी तो प्लस करके इधर लिखा जाता है, या फिर माइनस करके इधर लिखें, बात तो एक ही। चाहे लैटिस एनर्जी इधर लाएं तो माइनस में करके लिखेंगे, बात एक ही है। तो हम बताएंगे कि यहां पर आप बता सकते हो कि जो लैटिस एनर्जी होगी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम गैसियस कैटायन और एनायन।
इज कॉल्ड आल्सो नोन एज लैटिस एनर्जी। सो नोट डाउन करें यहां तक फटाफट से, नोट डाउन करें। अब हम चलते हैं क्या, आयनाइजेशन पोटेंशियल की तरफ, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी की तरफ। हेड डालेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसको हटाएं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी या फिर इसे बोलते हैं हम आयनाइजेशन, दोनों बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, चाहे आयनाइजेशन एंथैल्पी बोले चाहे आयनाइजेशन एनर्जी बोले, बात तो एक ही हुई। ये क्या होती है, ये क्या होती है, किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा दी जाती है वो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू, या एक्वायर बोल सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड एटम इज known as आयनाइजेशन एनर्जी। ये हमारे साथ आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी, और ये पॉजिटिव होगी। आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है, आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो पॉजिटिव होती है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये गेन कर रही है, आयनाइजेशन एनर्जी गेन कर रही है, इधर लैटिस एनर्जी निकल रही है, लैटिस एनर्जी निकल रही, मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा थी, इसकी एनर्जी कम थी, तो ये निगेटिव होती है, ये निगेटिव, बट ये पॉजिटिव होती है, गेन कर रही है एनर्जी, गेन करेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो पॉजिटिव। लैटिस एनर्जी निकल रही है, पहले एनर्जी ज्यादा थी, अब एनर्जी इसकी कम हो गई, तो लैटिस एनर्जी के रूप में निकल गई, कम हो रही एनर्जी वो निगेटिव होती है। यहाँ पर देख लेंगे हमेशा ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल में इसको समझना चाहें, जैसे सोडियम हुआ, सोडियम हुआ, इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन हमको निकालना हुआ, जैसे सोडियम का आप देखते हो ना यहाँ पर Na का कितना होता है 2,8,1, तो ऐसे नहीं है कि एक आराम से दे देगा, इसको कुछ एनर्जी चाहिए, हमें इसको सोडियम को कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाकर ये एक इलेक्ट्रॉन देता है। तो हम जो एनर्जी दे रहे हैं इसको आयनाइजेशन एनर्जी देते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी देते हैं, तो ये बेसिकली टूट जाता है Na+ में, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो एक हमारा प्लस के रूप में ये बच जाता है, नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं किस पर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर। नोट कर लीजिए इतना, हेड डालेंगे इलेक्ट्रॉन, यही बेसिकली 3 एनर्जी है जो आपको यूज होगी आयनिक बॉन्ड में। फर्स्ट लैटिस एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, एंड थर्ड आता है हमारा थर्ड लैटिस एनर्जी। आपने पढ़ लिया आराम से, फिर से भी हम रिवाइज करवा देंगे। आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो दोनों में अंतर है, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अंतर है। ये क्या सर अभी कह रहे हो आपकी, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी को ही हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के रूप में भी कह सकते हैं, दोनों है बेसिकली सेम टाइप लगभग, बट दोनों में अंतर है। अभी आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसे बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी किसे कहते हैं। समझिएगा ध्यान से कि जब किसी मेटल या फिर नॉन मेटल को आप इलेक्ट्रॉन दोगे, इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कराओगे, तो कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है, कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है। बात समझिएगा, जब आप किसी भी मेटल को या फिर नॉन मेटल को आप कुछ दोगे,
इलेक्ट्रॉन, तो वो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। कारण अभी हम सिंपल सा एक प्रकार से बता सकते हैं। जबकि वहीं पर गैसियस एटम हो गया, गैसियस एटम रिलीज नहीं करता, गैसियस एटम को एनर्जी देनी पड़ती है, तब वो लेता है इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी फॉर मेटल और नॉन मेटल के लिए क्या होगी? रिलीज होगी। रिलीज मतलब जब रिलीज होगी तो इलेक्ट्रॉन जब दिया जा रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी। जब एनर्जी रिलीज होगी तो मतलब एनर्जी कम हो जाएगी, वो निगेटिव हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वो रिलीज होगी। रिलीज मीन्स निगेटिव हो जाएगी, निगेटिव कम हो रही है, पहले से कुछ रिलीज कर देगी, कम हो जाएगी, मतलब निगेटिव। और इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी फॉर गैसियस एटम या इनर्ट गैस बोले, नोबल गैस बोले या फिर इनर्ट गैस बोले, फॉर इनर्ट गैस या फिर नोबल गैस के लिए वो एक्वायर होती है। एक्वायर मतलब पॉजिटिव हो गई। अब इसका कारण है, मान लो अगर आप लोग जैसे पढ़ने जाते हो, या उससे भी सिंपल एग्जांपल समझिए। मान लो आप कुछ खरीदने गए, सपोज दैट ये मार्कर खरीदने गए, ये मार्कर खरीदने गए, क्योंकि आपको जैसे पढ़ना है या पढ़ाना है, कुछ भी करना है, मार्कर की जरूरत है आपको, पेन की जरूरत है आपको, आप खरीदोगे। दुकानदार से जब खरीदो तो दुकानदार को मान लो ये मार्कर 25 रुपए का है, 25 रुपए आप मार्कर का दोगे उसको, मतलब आप एनर्जी दिए तब आपको मार्कर मिला। वैसे ही मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं? मेटल और नॉन मेटल को मार्कर की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तब जाकर वो पैसा दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। समझना ध्यान से। हमें जैसे मैं गया शॉपकीपर के पास, भाई साहब हमें एक व्हाइट बोर्ड मार्कर दे दीजिए, तो वो व्हाइट बोर्ड मार्कर देगा, क्या हमको फ्री में देगा? नहीं। क्यों दे वो? क्योंकि ऑलरेडी वो भी पैसा दे करके लाया है। वो हमें देगा तो 25 रुपए का मार्कर हुआ, 30 रुपए का मार्कर हुआ, 20 रुपए का मार्कर, जितने का भी रहेगा, हम उसको मान लो 25 रुपए दे दिए। तो हमें इसकी जरूरत थी तब हमने उसको 20 रुपए दिए या 25 रुपए दिया। तो वैसे मेटल और नॉन मेटल को इनर्ट गैस बनने के लिए जरूरत होती है, समझिएगा, जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन की, तब वो एनर्जी रिलीज करता है। हमें इस मार्कर की जरूरत थी तब हमने पैसा दिया ना, नहीं तो क्या जरूरत थी पैसा देने की? तो वैसे इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसलिए पैसा दे रहा है, अदरवाइज क्या जरूरत थी? अब इसमें भी तो कंडीशन बनती है, मेटल नॉन मेटल, आगे समझाएंगे। जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी क्या होती है? इनर्ट गैस के लिए। इनर्ट गैस के लिए क्या ये जरूरत है? जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम ए टीचर, मैं पढ़ा रहा हूं, तो बिना मार्कर के तो पढ़ा नहीं सकता, कलम से थोड़ी इस पे लिखूंगा, नहीं लिखूंगा। अगर मान लो कोई एक प्रकार से डॉक्टर हो गया सपोज दैट, या फिर कोई भी अदर पर्सन हो गया जिसको पढ़ाना नहीं है, जिसको अपने काम से काम मतलब, उसको अगर आप देना चाहोगे मार्कर, वो खरीदने क्यों जाएगा? मान लो कोई भी एक अदर पर्सन है जो कि पढ़ा लिखा नहीं है, वो मार्कर क्या करेगा? क्यों वो 25 रुपए एक्सपेंड करके ये मार्कर खरीदेगा? उसके लिए इसकी वैल्यू क्या है? कुछ नहीं, लेना नहीं चाहेगा, उसको जरूरत ही नहीं। तो वैसे नोबेल गैस है, इसको इलेक्ट्रॉन की क्या जरूरत है? अगर मान लो हम कहें कि भाई साहब ये आप मार्कर ले लो, तो कहेगा हम क्या करेंगे मार्कर, हमको क्या आवश्यकता, हम ले भी लेंगे तो इसको करेंगे क्या, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं। भाई वो पढ़ना लिखना जानता ही नहीं, लेकिन अगर हम कहें उसे भाई साहब आप 1000 रुपए ले लो और ये मार्कर ले लो, या 100 रुपए ले लो ये मार्कर ले लो, तो वो कहेगा, तुरंत ले लेगा, 100 रुपए जेब में रखेगा, बाद में चल के मार्कर नहीं काम है तो फेंक देगा, जो भी जरूरत होगी। लेकिन लेगा कब? मार्कर कब रखेगा वो अपनी जेब में? जब आप उसे पैसा दे रहे हो, क्योंकि वो सोच रहा है कि मतलब हमें पैसा मिल रहा है तो हम ले लेते हैं। तो ऐसे इनर्ट गैस की कोई जरूरत है नहीं, आप इसको दे रहे हो,
आप इसको दे रहे हो तो आप बेसिकली इसको एनर्जी भी दोगे। आप जैसे मार्कर को अनपढ़ व्यक्ति को दे रहे हो तो पैसा भी दे रहे हो, तब जाकर ये मार्कर वो ले रहा है, अदरवाइज नहीं लेता, उसको जरूरत ही नहीं। तो आप इसको जब दे रहे हो नोबेल गैस को, एनर्जी दोगे तभी जाकर ये इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये क्या करता है, एक्वायर, एनर्जी एक्वायर होती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव होगी इनर्ट गैस के लिए एंड निगेटिव होगी मेटल और नॉन मेटल के लिए। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरफ। यहां तक क्लियर हुआ? यहां पर कंफ्यूज मत होना, ध्यान समझना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेसिकली दो टाइप का हो सकता है, निगेटिव में भी पॉजिटिव, में भी निगेटिव में भी पॉजिटिव, दोनों हो सकता है। निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब दोनों में थोड़ा सा यहां पर डिफरेंस है। अब ये मत समझिएगा ये निगेटिव है तो ये मेटल नॉन मेटल वाला हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नोबेल गैस, नहीं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है थोड़ा सा समझेंगे। निगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, ऑलरेडी हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, हमको नहीं चाहिए। हेट ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, लव ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। समझ रहे हो ना? ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करता है, हेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन से दूर जाना चाहता है, इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन किसको नहीं चाहिए, नोबेल गैस को। तो बेसिकली ये क्या होगा, नोबेल गैस, नोबेल गैस या फिर इनर्ट गैस होगा, इनर्ट गैस होगा। जबकि पॉजिटिव मतलब लव ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, ये पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तब होगी जब उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। इलेक्ट्रॉन को जरूरत किसकी है, मेटल और नॉन मेटल को। ये मेटल और मेटल को है और नॉन मेटल को है। अब इसमें भी दो प्रकार के हैं, मेटल और नॉन मेटल में। जैसे मान लो आपको प्यास लगी है, प्यास बहुत तेज से लगी है, तब आप पानी की रिक्वायरमेंट समझेंगे उस समय की, और उसके बाद हाँ आपको पानी तो सभी को अच्छा लगे। जैसे मान लो एक कोका कोला ले लीजिए, कोका कोला आपको पसंद है, सपोज दैट कोका कोला सब लोग पीते हैं, सब लोग पसंद होता है। दो पर्सन है, एक पर्सन ए है, दूसरा पर्सन बी है। दोनों पर्सन में से देखा जाए तो ए पर्सन को बहुत तेज से इच्छा कर रही है कोका कोला पीने की, बहुत तेजी से। अब वो रह नहीं पा रहा है, इतना ज्यादा उसको इच्छा हो रही कोका कोला पीने की। अब वो पिएगा तुरंत, ठंडी का मौसम है, मान लो गर्मी का मौसम था, गर्मी खूब थी, उसका मन कर दिया आप कोका कोला पीने की। बी का भी मन नहीं किया, वो अभी पिया था बस, ओके, उसको पसंद है दोनों को। तो इसको पूछोगे तो ये कहेगा हाँ हमके पसंद है, लेकिन ये क्या कहेगा, नहीं हमको चाहिए अभी। वो 50 रुपए के कोका कोला की बोतल को, मान लीजिए एक एप्सम, आप मान सकते हैं कि 50 रुपए, सपोज दैट 45-50 रुपए, 50 रुपए कोका कोला की बोतल के लिए जिसको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी वो 100 रुपए भी दे सकता है, 100 रुपए भी दे सकता है, क्योंकि उसको तुरंत चाहिए, उसको बहुत तेज गर्मी लगी है, चाहिए तो चाहिए उसको। लेकिन इसको ये क्यों देगा 50 रुपए की बजाय 100 रुपए, 50 का 50 ही देगा भाई, इसको पसंद है। आप नहीं दोगे, दूसरे वाले पे जाकर वो ले लेगा, लेकिन इसको बहुत जरूरत है, इससे अब नहीं रहा जा सकता, अब चाहिए, इसको चाहिए। जैसे आपको जब प्यास लगती है तो आप 20 रुपए की बिस्लेरी की बोतल की जगह कोई अगर 100 रुपए भी मांगे, इमरजेंसी में ऐसा होता है तो आप 100 रुपए दे सकते हो, 1000 रुपए तक दे सकते हो। अगर आप बहुत ज्यादा प्यास लगी है, आपके जेब में 1000 रुपए है, आपको मान लो रेगिस्तान में कहीं पानी नहीं मिल रहा, कोई एक बिस्लेरी का बॉटल अगर दे दे 20 रुपए वाला, 1000 रुपए मांगे, अगर आपके पास 1000 रुपए तुरंत दे दोगे बिना संकोच किए, क्योंकि उसको जरूरत है, वो कुछ भी कर सकता है, उसको पानी चाहिए। तो जो नॉन मेटल है इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये चाहे जितनी एनर्जी रिलीज करनी हो एनर्जी रिलीज कर सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। जबकि मेटल क्या करेगा, उतनी एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, जितनी जरूरत होगी उतनी एनर्जी रिलीज करेगा। ये क्या करता है, गेन करता है, गेन एनर्जी। जबकि ये क्या करता है, मेटल रिलीज करता है, रिलीज एनर्जी। जबकि ये नॉन मेटल क्या करता है, अल्ट्रा रिलीज एनर्जी, अल्ट्रा रिलीज एनर्जी।
एनर्जी को अल्ट्रा रिलीज करता है। क्यों? क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको जरूरत है, उसको भूख लगी, इलेक्ट्रॉन को खाएगा। जबकि मेटल को नहीं जरूरत उतनी, मेटल को भूख अभी नहीं लगी है। मेटल ऐसा ही कुछ होता है, वो 20 रुपए बिस्लरी बॉटल जो है 20 ही रुपए देगा, तुमको 1000 रुपए 100 रुपए नहीं देने वाला, क्योंकि उसको अभी नहीं जरूरत है। आप नहीं दोगे ठीक है, बाद में ले लेंगे, लेकिन उसको भी जरूरत है नॉन मेटल को। नॉन मेटल अल्ट्रा रिलीज एनर्जी करता है, जबकि ये नहीं। फिर से एक बार आप लोग देख लेंगे, आपने पढ़ा लैटिस एनर्जी के बारे में। जब कोई भी दो आयन मिलकर के एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमेशा क्या कहलाती है? लैटिस एनर्जी। एनर्जी रिलीज होती है इसलिए हमेशा ये क्या होती है? निगेटिव होती है, क्योंकि एनर्जी कम हो रही, जब रिलीज होगी कम होगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? किसी भी मेटल में से, किसी भी एटम में से, किसी भी कोई भी एटम हो उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना हो, रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी आयोनाइजेशन एटम इज नोन एज, जितनी एनर्जी की रिक्वायर होती है, मतलब जितनी एनर्जी देकर किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो आप। मान लो सोडियम में से हमें एनर्जी दोगे सोडियम को, तभी तो इलेक्ट्रॉन को देगा ना। तो जितनी एक्वायर एनर्जी होती है वो क्या कहलाती है? हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी। से सोडियम था, इसको आप आयोनाइजेशन एनर्जी दिए तब ये एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और ये पॉजिटिव में टूट गया। अब बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी की। इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी क्या होती है? मेटल और नॉन मेटल के लिए रिलीज होती है, और इसके लिए इनर्ट गैस के लिए वो गेन होती। क्यों? क्योंकि इनर्ट गैस को चाहिए नहीं, इनर्ट गैस को चाहिए ही नहीं। ये जो इनर्ट गैस है इसको इलेक्ट्रॉन की क्या जरूरत, इलेक्ट्रॉन की क्या जरूरत, इसलिए ये गेन करेगा। जब आप इसे दोगे तभी ये इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसे कि हमने समझाया कि किसी भी एक अनपढ़ व्यक्ति को इस मार्कर की क्या जरूरत, आप पैसा दोगे, एनर्जी दोगे, तब जाकर ये मार्कर लेगा, अदरवाइज क्या करेगा वो मार्कर का। उसी प्रकार अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो मे बी निगेटिव, मे बी पॉजिटिव। यहां पर थोड़ा सा अंतर है, समझ लेना, निगेटिव और पॉजिटिव में। यहां पर बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। निगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब हेटिंग इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब लव ऑफ द इलेक्ट्रॉन। निगेटिव मतलब जब वो इलेक्ट्रॉन से हेट करे, नोबल गैस ही होता है जो जिसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। जबकि पॉजिटिव मेटल नॉन मेटल दोनों लव करते हैं इससे, इलेक्ट्रॉन से, दोनों इलेक्ट्रॉन को चाहते हैं, लेकिन नॉन मेटल अल्ट्रा रिलीज कर सकता है इसके लिए, उसके लिए अल्ट्रा रिलीज कर सकता है एनर्जी को, लेकिन उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि उसको प्यास लगी है, उसको पानी चाहिए। जबकि मेटल को हाँ ओके ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। सो यहां तक नोट डाउन कर लेंगे, नोट डाउन करिए। उम्मीद करते हैं यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो नोट डाउन करें फटाफट से, आगे बढ़े। चलिए एक चीज और हमेशा ध्यान रखेंगे, इन तीनों एनर्जी में जो लैटिस एनर्जी होनी चाहिए, लैटिस एनर्जी प्लस में इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, दोनों को जब ऐड करोगे तो वो मस्ट बी ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी। वो आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए, ये हमेशा याद रखना। मतलब लैटिस एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी वो ज्यादा होनी चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी से। मतलब इसके कहने का मतलब क्या है? जैसे Na प्लस किए प्लस में Cl माइनस किए, बनेगा NaCl प्लस में निकला लैटिस एनर्जी, यही तो मिला लैटिस एनर्जी। तो ये जो एनर्जी होनी चाहिए बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है उसको, जैसे क्लोरीन हुआ, इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हुई, इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हुई, तब ये क्या करेगा? Cl माइनस के रूप में निर्माण करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी क्या है? ये एनर्जी को, ध्यान समझिए, ये एनर्जी को रिलीज करता है, और इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी भी क्या करता है? एनर्जी को रिलीज करता है। प्लस में ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। तो इन दोनों का जो सम होना चाहिए वो सोडियम, यहां पर आप आयोनाइजेशन एनर्जी देते हो, तब ये Na प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन में टूटता है, ये इसके इन दोनों का सम करो, इससे ज्यादा होना चाहिए। ये चीज इससे के कहने का मतलब है। मतलब लैटिस एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी दोनों रिलीज जो एनर्जी हो रही है वो एक्सेप्टर एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। ये चीज हमेशा ध्यान देंगे, ठीक। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ
दो नोट पॉइंट आप लिखेंगे, दो नोट पॉइंट है जो कि बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि जितना ज्यादा लो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी उतना अच्छा फॉर्मेशन ऑफ केटायन होगा। मतलब फॉर्मेशन ऑफ केटायन के लिए, फॉर्मेशन ऑफ केटायन के लिए क्या होनी चाहिए, लो आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी उतना ही केटायन ज्यादा फॉर्मेशन करेगा। मतलब इसका ये है, जैसे मान लो 5 एटम है, 5 एटम है, बेसिकली 5 के पांचों थोड़ा थोड़ा एनर्जी लेकर ही इलेक्ट्रॉन को निकाल दे रहे हैं, तो 5 पांचों केटायन बन जाएंगे। और वहीं पर पांचों को ज्यादा एनर्जी चाहिए, और हमारे पास जितनी एनर्जी मान लो 500 जूल, उतना ही इसको दिया जा रहा है सपोज दैट। तो एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक जो एटम है वो ज्यादा ले रहे हैं, तो वो 5 के पांचों में से जब ज्यादा एक्वायर कर लेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए बेसिकली 2 में से ही निकल पाएंगे, 2 ही केटायन बने। 5 केटायन जब कम लेते, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होता तो 5 केटायन बन जाते। ज्यादा है मतलब ज्यादा एनर्जी चाहिए तब 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, कम केटायन बनेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ केटायन के लिए लो आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए या लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल चाहिए। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ एनायन के लिए, एनायन फॉर्मेशन करने के लिए क्या चाहिए, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चाहिए। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये नोट पॉइंट है। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब एनायन तब फॉर्मेशन ज्यादा होगा, एनायन तब फॉर्मेशन ज्यादा होगा जब जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज्यादा, एनायन उतना ज्यादा फॉर्मेशन। तभी तो नॉन मेटल ज्यादा एनायन होते हैं, तभी तो नॉन मेटल ज्यादा एनायन होते हैं। उसकी आयोनाइजेशन, सॉरी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता ज्यादा होती है। किसमें, नॉन मेटल में, मेटल की अपेक्षा। तभी तो एनायन जो सबसे ज्यादा बनते हैं वो जैसे सोडियम है मेटल है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता जिसमें जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा एनायन फॉर्मेशन करेगा। बेसिकली समझ में आया, बात क्लियर हुई है। चार्ज ऑन द आयन फर्स्ट यहां पर डाल लेंगे, चार्ज ऑन द आयन। इसका यह मतलब है कि जितना ज्यादा चार्ज होगा, समझना ध्यान से, चार्ज कैसे डिफेक्ट कर रहा है आयोनाइजेशन पोटेंशियल को। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे होंगे, उतना ज्यादा फोर्स से बंधे होंगे तो उतना ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, तब वो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। मतलब मोर चार्ज मोर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देन मोर एनर्जी एक्वायर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज्यादा, जितना ज्यादा आकर्षण बल होगा उतना ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आपको इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझ पाए ना ये, कि जितना ज्यादा चार्ज होगा किसी पर भी उतना ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे होंगे। जैसे +2 है, +2 -2 है, तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स से बंधे होंगे अपेक्षा +1 -1 के। ठीक, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे बात कर लो आप सोडियम फ्लोराइड की, ये लेस देन होगा सोडियम फ्लोराइड, ये मैग्नीशियम आप इसको जोड़ सकते हो किसके साथ, हाँ F2 कर दो इसको, क्योंकि ये Mg+2 होता है, F -1 होता है। ये लेस देन होगा किसके, MgO से। क्यों, MgO से। इधर देखिए ये +1 है, ये -1 है, ये +2 है, ये -1 है, दो इसके मिल करके तब इसके बराबर हो रहे हैं। ये +2 है, ये भी -2 है। समझ पा रहे हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसका ज्यादा है, दोनों तीनों में से देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसका ज्यादा है। हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F बराबर क्या होता है, F इज
प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बेसिकली चार्ज जितना ज्यादा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आप बता सकते हो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। इसमें देखो इसके लिए Q1 Q2 इसके लिए जब निकालोगे क्या निकलेगा, F इज इक्वल टू Q1 Q2। मतलब यहाँ पर जब आप देखे थे क्लास 12th में पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए जब रख रहे थे तो क्या निगेटिव पॉजिटिव अलग अलग रख रहे थे, नहीं, उसका परिमाण रखा जाता है। 2 2 जा 4, इसके लिए 4 आ रहा है, इसके लिए 2 1 जा 2, इसके लिए 1 1 जा 1, तो 1 आ रहा है, इसके लिए 2 आ रहा है, इसके लिए 4 आ रहा है, इसके लिए सबसे ज्यादा इसकी ज्यादा है, अट्रैक्टिंग फोर्स इसका सबसे ज्यादा है। तो जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा अट्रैक्टिंग फोर्स, उतना ज्यादा आपको एनर्जी रिक्वायर होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में। दूसरा क्या हो सकता है, सेकंड, साइज ऑफ द आयन। आयन की साइज, साइज जितनी बड़ी होगी, साइज यदि बड़ी हुई, साइज यदि बड़ी हुई तो एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगा तो एनर्जी भी आपको कम देनी पड़ेगी। समझना ध्यान से, मतलब साइज जितनी बड़ी तो न्यूक्लियस से उतनी दूर पर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, उसको आकर्षित करने की क्षमता कम हो जाएगी। तो मतलब साइज जितना ज्यादा होगा, सपोज दैट लिथियम है, ये लिथियम है, इसका साइज इतनी है, सीजियम है, इसका साइज इतना है ना, ये फ्लोरीन हुआ, इसकी साइज ये है, ये फ्लोरीन हुआ। दोनों के न्यूक्लियस में देख रहे हैं, न्यूक्लियस में अंतर है कि नहीं, बहुत दूरी है इस तरह न्यूक्लियस की, इधर न्यूक्लियस पास पास है। जब न्यूक्लियस पास पास है तब ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे इसका न्यूक्लियस इसका न्यूक्लियस, कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा पाएंगे। इसमें लेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इसमें हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। मतलब जितनी साइज छोटी होगी उतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होता है, जितनी साइज बड़ी होती है उतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होता है। मतलब आप इधर बता सकते हो कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होगा वो कम देना पड़ेगा अगर साइज ज्यादा होगी, साइज छोटी रहेगी तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा देना पड़ेगा। मतलब आप बता सकते हो, अगर हम बताएं लिथियम फ्लोराइड LiF, सोडियम फ्लोराइड और पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड, इस प्रकार अगर हम बनाएं तो इसका आर्डर कैसे होगा, कुछ ऐसे आर्डर होगा, इसका क्रम कुछ ऐसे होगा। ये रहा, सबसे छोटी रेडियस इसकी है और सबसे ज्यादा एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। मतलब एनर्जी रिलीज करने के लिए सबसे ज्यादा किसको देनी पड़ेगी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में इसको। मतलब एनर्जी जो लग रही है आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी इसको देनी पड़ेगी LiF, क्योंकि इसकी रेडियस बहुत छोटी है। रेडियस जितनी बड़ी हो जाएगी CSF इसकी सबसे बड़ी है, इसलिए इसको सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट से। समझ में आया, क्लियर हुआ? उम्मीद करते हैं आज के लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिलते हैं इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।